तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी हम यूनिट सेकंड में एक लेक्चर मैंने ले लिया है, जिसमें हमने प्लेटो से रिलेटेड लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में अरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो होप कि आप लोग इस सीरीज को लाइक करेंगे और अपना प्यार इस सीरीज को देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अरिस्टोटल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है, दास्ता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु कहता है। पहला जो स्टेटमेंट है, जन्म से ही कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन के लिए निर्दिष्ट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वो प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभीष्ट व्यक्ति होते हैं। तीसरा है, उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। और डी ऑप्शन है, वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि अरस्तु की जो दास्ता है ना, उसके पीछे जो तर्क है वो 4 स्टेटमेंट में दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा तर्क सही है, कौन सा नहीं है। तो आप इसको पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2022 में आ भी चुका है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं कि जन्म से कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन के लिए निर्दिष्ट होते हैं, ऐसा अरिस्टोटल बोलता है। सम आर बॉर्न मास्टर एंड सम आर बॉर्न स्लेव, ऐसा बोलता है कौन? अरिस्टोटल। तो पहला तो इसमें ए तो होगा ही होगा। तो हम दूसरा ऑप्शन इसमें जो ए ऑप्शन है इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ए नहीं है। अब इसमें दूसरा है, वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभीष्ट व्यक्ति होते हैं। तो दास जो होते हैं उनके अंदर क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता नहीं होती है, इसीलिए तो वो दास बने हैं। अगर उनके अंदर ये गुण होते ही तो वो दास क्यों बनते? फिर तो वो सभ्य नागरिक बन जाते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो बी को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा जो सही आंसर आ जाता है बी विकल्प आ जाता है ना। तो इसमें बी सही होगा। सी जो कथन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। तो वो केवल अपना कार्य कर सकते हैं ना, विवेकपूर्ण ढंग से दूसरों का कार्य नहीं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, वो बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। ये भी दास्ता के पीछे ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की किस पुस्तक में अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है? पहला ऑप्शन है बुक 1, दूसरा ऑप्शन है बुक 4, तीसरा ऑप्शन है बुक 6 और चौथा ऑप्शन है बुक 7। तो सही आंसर होगा ए होगा। बुक नंबर 1 में ही दास्ता की प्रथा को न्यायोचित ठहराया है अरस्तु ने। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एथेंस में कैलियस इसलिए भाग गया था? एथेंस से कैलियस इसलिए भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर सके। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला है सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है हेगल। तो ये अरस्तु था जिसने ये कहते हुए ये कैलियस से भाग गया था कि दर्शन के खिलाफ जो एथेंस वासी हैं वो दूसरा अपराध ना कर पाए। पहला अपराध उन्होंने किया था सुकरात को मृत्युदंड देकर, अब दूसरा अपराध ये ना कर पाए मुझे मार के, है ना। बेसिकली सिकंदर की जब सत्ता समाप्त हुई और ये सिकंदर का गुरु रह चुका था तो लोगों ने कहा कि इसको भी मारो, तो ये फिर निकल गया वहां से ये बात। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है जी.एस. सेबाइन, डब्ल्यू एवस्टाइन, जे.एन. डनिंग और सी.एल. बेरियर। अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? पॉलिटी। अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होगा? रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ होगा, मिडिल क्लास का रूल होगा, और सामूहिक बुद्धिमत्ता से जो कानून बनेंगे उससे शासन चलाया जाएगा। और प्लेटो का जो आदर्श राज्य था क्या था? रिपब्लिक था, जो कि आइडल स्टेट था जिसको कौन रूल करेगा? फिलासफर किंग रूल करेगा। लेकिन सेकंड जो बेस्ट स्टेट था उसने अपनी पुस्तक द लॉज में बताया है एक ऐसा राज्य जो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। तो अरस्तु का जो आदर्श राज्य है
क्या है अरस्तु का राज्य? पॉलिटी, जो कि रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, रूल ऑफ लॉ से चलने वाला। ये किसने कहा है ना? ये किसने कहा? तो ये बेसिकली किसने कहा था? ये सेबाइन ने कहा था, सेबाइन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ये किसका कथन है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अरस्तु ने कहा है। किसने कहा अरस्तु के क्रम में किसने कहा काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए, समय के अनुसार देखा जाए, तो पहले कौन आया होगा? पहले एक व्यक्ति आया होगा, व्यक्ति से परिवार बना होगा और परिवार से राज्य बना होगा। लेकिन प्रकृति के अनुसार देखा जाए या टीलॉजिकली देखा जाए, प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाए, जिसकी बात अरस्तु करता है, तो सबसे पहले कौन आया होगा? राज्य आया होगा। क्यों? क्योंकि राज्य में आके ही एक व्यक्ति का जो जीवन है वो सद्गुणी बना। एक व्यक्ति राज्य में आके ही सद्गुणी बनता है ना। अरस्तु क्या कहता है कि वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड। एक व्यक्ति जो स्टेट के बिना रह सकता है, या तो वो जानवर है, बीस्ट है, या तो वो भगवान है। वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का जीवन जीने लायक कब बना? जब राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रकृति के अनुसार राज्य पहले आया। क्यों? क्योंकि यहीं से एक व्यक्ति का जीवन वास्तव में जीवन, मानव जीवन पशुवत जीवन से मानव जीवन में बना जब राज्य का निर्माण हुआ। ये अरस्तु का कथन है, याद रखिएगा। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। जैविक व्यक्तिवाद, प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, संतुलित सामंतवाद और जनतांत्रिक विचार। डेमोक्रेटिक विचार तो था ही, प्लेटो पॉलिटी की बात करता है। बैलेंस फ्यूलिज्म भी था, प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी भी थी। लेकिन जो जैविक व्यक्तिवाद का कॉन्सेप्ट है, ये उसका घटक नहीं है ना। जैविक व्यक्तिवाद में बेसिकली इंडिविजुअल को सेंटर पर रखा जाता है, इंडिविजुअल को प्राथमिकता दी जाती है। और हमने देखा है कि जो ग्रीक विचारक हैं, चाहे वो प्लेटो हो चाहे अरस्तु हो, वो इंडिविजुअल को नहीं बल्कि स्टेट को सेंटर पे रखते हैं। इसलिए जैविक व्यक्तिवाद इसका घटक नहीं है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा राज्य का हित व व्यक्ति का हित अविभाज्य है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा कि राज्य का जो हित है वो व्यक्ति के हित से ही जुड़ा हुआ है, या व्यक्ति का हित राज्य के हित से जुड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के संदर्भ में सही युग्म बताइए। तो फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, मॉडरेट डेमोक्रेसी। तो मॉडरेट डेमोक्रेसी की बात तो करता ही है पॉलिटी की, जिसमें वो मिडिल क्लास के रूल की बात करता है, फॉर्म ऑफ ट्रायंगल में क्या था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और इनसे बने हुए शासक वर्ग थे। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये हमने प्लेटो में पढ़ा था, है ना। ये तो नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन, तो मध्यमान का सिद्धांत तो इसने दिया ही है, गोल्डन मीन का ना। दो स्ट्रीम्स के बीच हमें मॉडरेट डिसीजन लेना चाहिए। हमें ना तो कायरता को चुनना है और ना ही हमें दुस्साहस को चुनना है, हमें साहसी बनना है। तो ये भी है। तो एक तो था नहीं ना, मॉडरेट डेमोक्रेसी, 2 और 4 इसका ऑप्शन होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स ये किसने दिया है? ये भी प्लेटो ने दिया है, ये भी याद रखिए। तो 9वें में क्या होगा? सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह विचार दिया कि राज्य का हित व व्यक्ति का हित अविभाज्य है? फिर से वही क्वेश्चन अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य था उसे हमने देखा था, क्या था उसका नाम? कैलिपोलिस। याद करिए, कैलिपोलिस, है ना। और ये वर्णित था कहाँ? रिपब्लिक में। जबकि द लॉज में वर्णित जो आइडियल स्टेट था प्लेटो का, वो क्या था? मैग्नेसिया था, है ना। अब अरस्तु बेसिकली ग्रीक टर्मिनोलॉजी है आदर्श राज्य के लिए ना, कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं। अब अरस्तु ने राज्य के लिए जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है आइडियल स्टेट के लिए, आइडियल स्टेट क्या था उसका? एक ऐसा स्टेट जो पॉलिटी के द्वारा रूल्ड होगा, है ना। और उसके लिए जो वो टेक्निकल वर्ड यूज करता है, ग्रीक वर्ड यूज करता है, उसका नाम है कैलिपोलिस। तो 11वें में सही आंसर क्या होगा?
बी होगा। अरस्तु से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। आप पहले ये क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, है ना, सीधे मैं इसका आंसर ही जैसे आप लोगों के सामने डिस्कस करूं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहले आप इसको पॉज करिए वीडियो को, अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिए, फिर आंसर दीजिए धड़ाधड़। तो अरस्तु से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। बिल्कुल सही है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकान शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। जून पॉलिटिकान जो शब्द है, आगे चल के हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कौन कौन सी करती है, हना अरेंट करती है ना। तो टेक्निकल वर्ड ये हना अरेंट ने अरिस्टोटल से ही लिया था। तो इसमें जो 12वां है इसमें दोनों ही कथन सही है। अब असर्शन एवं रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो कथन है कि अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। किसी भी विषय का विज्ञान यानी हर व्यक्ति या वस्तु का कोई ना कोई प्रयोजन होता है और एक पर्पजफुल चीजें होनी चाहिए। प्रयोजन कारण क्या है इसका? प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध एवं परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो ये ऐसा नहीं है, प्रयोजनवाद का ये तात्पर्य नहीं है। प्रयोजनवाद मतलब कि टियोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसका कोई ना कोई एक पर्पज होता है और वो वस्तु या व्यक्ति तब तक गति करता है, तब तक मूवमेंट करता है जब तक उस पर्पज को अचीव नहीं कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये सही है, हाँ, सभी का प्रयोजनवादी होना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 13वें में सी ऑप्शन सही होगा। अब है यह कथन किसका है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता, जीवन के, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जीवन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अगर जीवन का मात्र केवल एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर एक ही राज्य का निर्माण करते। तो जीवन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। तो हमें सही कथन बताना है। पहला कथन है अरस्तु स्त्रियों, यहाँ पर स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां हैं, स्त्रियों एवं शिल्पियों को नागरिकता से वंचित करता है। दूसरा ऑप्शन है अरस्तु के अनुसार धनी व निर्धन दोनों ही मध्यम वर्ग पर समान रूप से विश्वास करते हैं, पर धनी व निर्धन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो अगर आपने अरस्तु को पढ़ा होगा तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट सही प्रतीत होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरस्तु द्वारा वर्णित स्वर्णिम मध्य सिद्धांत जो गोल्डन मीन थ्योरी है, इसका तात्पर्य क्या है? मध्यम मार्ग की उचितता, संवैधानिक सरकार ही सर्वोत्तम है, राज्य में स्वर्ण की बहुलता, समुद्र के मध्य स्थित राज्य। तो मध्यम मार्ग की उचितता, हमें दो एक्सट्रीम्स के बीच में मॉडरेट डिसीजन लेना है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कायर बन सकते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हम दुस्साहस कर सकते हैं, तो हमें क्या चुनना चाहिए? हमें साहसीपन चुनना चाहिए। हमें कायर भी नहीं बनना चाहिए कि आपकी कोई माँ बहन को छेड़ रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप जाके खाली से लड़ जाएं। तो दोनों के बीच में हमें साहसी बनना पड़ेगा। अरस्तु के अनुसार राज्य के परिवर्तन चक्र का सही क्रम क्या है? बेसिकली वो संविधान में जो संविधान का चक्री सिद्धांत देता है, इसमें बताता है कि पहले कौन सी चीज आती है फिर उसके बाद क्या आता है ना। तो सबसे पहले इसमें टायरनी की चर्चा ये करता है, टायरनी की चर्चा करता है। तो एक तो होगा ही। इसके बाद इसमें हम देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले ही टायरनी की चर्चा नहीं करता है, मोनार्की की चर्चा करता है। मोनार्की जब भ्रष्ट हो जाती है, मोनार्की जब निरंकुश हो जाती है तो फिर वो टायरनी में बदल जाती है। मोनार्की जब भ्रष्ट हो जाती है तो वो टायरनी में बदल जाती है। उसने संविधान का क्लासिफिकेशन दिया है, आप जाके उसको पढ़िएगा बाकायदे, बहुत ही अच्छा इसमें आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, है ना। तो वो टायरनी में बदल जाती है। तो 5 के बाद ए आएगा। फिर जब बेसिकली टायरनी
अरिस्टोक्रेसी में बदल जाती है, अरिस्टोक्रेसी में बदल जाती है। और अरिस्टोक्रेसी जब एक प्रकार से पतित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो वो ओलिगार्की में तब्दील हो जाती है। ओलिगार्की के बाद कौन सा क्रम आएगा? तो ओलिगार्की के बाद आएगा पॉलिटी, और पॉलिटी जब डिग्रेड हो जाती है तो वो डेमोक्रेसी का फॉर्म ले लेती है, और फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अब हमें कथन, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन और देखना है। तो कथन है, असर्शन है कि अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य से पहले आता है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य से पहले आता है। रीजन है समग्र पहले है और अंग बाद में है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आप लोग बताएं। उसमें ए ही सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अब ऐसा कैसे? तो अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य पहले आता है, यानी मनुष्य को ज्यादा राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना। तभी हमने देखा था वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो राज्य के बिना रह सकता है, या तो बीस्ट होगा या तो वो गॉड होगा, ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो राज्य तो पहले आएगा क्रोनोलॉजिकली, भले राज्य बाद में आता है, लेकिन पर्पज की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पहले आएगा, ये वो बोलता है। और जैसे आपने देखा होगा कि कभी मान लो सामने से कोई कार आती है, तो सबसे पहले कार आती है तो आप उसके पहिए देखते हैं, उसका है ना, अंदर के इंटीरियर देखते हैं, कांच देखते हैं, क्या देखते हैं? आप जब सामने से दूर से कोई कार आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो आप ट्रेन एज अ पूरा देखते हैं, अलग अलग डब्बा नहीं देखते हैं। आप ट्रेन को देखते हैं, या कार के आते हैं तो पूरा कार को देखते हैं। इसी प्रकार जो समग्र है वो पहले आएगा। जैसे मान लो आपका शरीर है, तो आपका शरीर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है, सबसे पहले आप शरीर देखोगे उसका ना, फिर बाद में उसके आंख कान नाक जो भी है वो देखोगे। इसलिए समग्र पहले है, होल पहले है, और इंडिविजुअल बाद में आते हैं। यानी कि जो राज्य पहले है और जो उसके तत्व हैं वो बाद में आते हैं। और अगर व्यक्ति खत्म भी हो जाए फिर भी समग्र का अस्तित्व बना रहेगा। तो इन केस आपके हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं या कुछ क्षति हो जाती है, फिर भी आपका शरीर तो बना ही रहेगा। तो ये बात है, इसमें दोनों कथन सही है। फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अरस्तु के अनुसार, असर्शन क्या है कि अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस है। इसका रीजन क्या बताता है कि इसने शासन का ज्ञान प्रदान किया तथा सार्वजनिक जीवन को नियमित करने के सिद्धांत दिए। अब इसमें हमें सही आंसर बताना। तो इसमें भी ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है, और मास्टर साइंस क्यों है? क्योंकि इसने शासन का ज्ञान प्रदान किया और सार्वजनिक जीवन को नियमित करने के सिद्धांत दिए। नेक्स्ट है, किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? एक सबल मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की चर्चा कहाँ की गई है? पॉलिटी में। और पॉलिटी किसकी रचना है, या पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर है, अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक बताया है, इससे उसका अभिप्राय है। पहला, अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक बताया, नेचुरल बताया है, ऑर्गेनिक बताया है, और स्वाभाविक बताया है। उसके पीछे क्या कारण है? पहला जो ऑप्शन है आपका, राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया, किंतु वह तो प्राकृतिक तत्वों और कारकों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, जलवायु तथा पर्यावरण तथा उसकी पारस्परिक अंतःक्रियाओं की उपज है। ये गलत है। राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह प्राकृतिक है। ये आवश्यकताएं तो मनुष्य के उन अनवर्ती यानी टिलोस का प्रयास है जो राज्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी सामाजिक जीवन कानून व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता है, जिसे केवल राज्य ही बनाए रख सकता है। तो इसमें सबसे लॉजिकल क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? मुझे तो डी ही लग रहा है, डी ही इसका आंसर होगा, है ना। इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे प्रकृति वगैरह की बात कर रहा है, सब लेटो कहीं कुछ वैसे बात नहीं करता है। राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया, इंडिविजुअल्स के लिए कुछ नहीं हुआ है। ग्रीक थिंकर्स के अनुसार राज्य पहले है, तो इंडिविजुअल्स की बात आ गई तो हटाओ इसको आप। फिर है, ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा सार्थक, ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है, तो इसको भी आप दूर कर सकते हो। अब है सोचिए को सोची दो से मिलाना है, तो क्रांति, शिक्षा, दासता और नागरिकता को मिलाना है। तो क्रांति क्या है? शासन व संविधान में परिवर्तन, है ना। कोई भी छोटा या बड़ा चेंज जो शासन व्यवस्था में होता है उसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति मतलब ये नहीं कि तख्ता पलट जो कि मार्क्स वाला है, वो वाला नहीं। तो ए में क्या हो सकता है?
4 हो जाएगा। फिर है शिक्षा, सार्वजनिक कार्यों के संपादन का कर्तव्य, प्राकृतिक, अनिवार्य व लाभदायक व्यवस्था, कानून से परिचित होना मुख्यतः। तो शिक्षा बेसिकली क्या है? कानून से परिचित होना। तो बी में आप क्या कर सकते हो? 3 लगा सकते हो। दास्ता, तो दास्ता में ये दास्ता के लिए जो अरस्तु है क्या बताता है? ये प्राकृतिक है, ये अनिवार्य है और लाभदायक व्यवस्था है। इसी में आप 2 लगा सकते हो। और जो नागरिकता है, ये सार्वजनिक कार्यों के संपादन का कर्तव्य है, ये है ना। पब्लिक स्फीयर में जब हम भाग लेते हैं तो इसी से हम अपने आप को अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। तो 4, 3, 2, 1 कहीं ऑप्शन में हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, जहां पर हमें 4, 3, 2, 1 मिल रहा है। अब हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अरस्तु के अनुसार दरबारी कुटिलताएं राजतंत्र में क्रांति का कारण बनती हैं। दूसरा कथन है, अरस्तु के अनुसार लोक नेताओं की अधिकता के कारण प्रजातंत्र में क्रांति होती है। लोक नेताओं की अधिकता के कारण। इसमें स्टेटमेंट हमें बताने हैं कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं, दूसरा है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमें अरस्तु के संदर्भ में सही नहीं है ये बताना है। पहला है, अरस्तु प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। दूसरा है, अरस्तु प्रथम विज्ञान एवं तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता है। तीसरा ऑप्शन है, अरस्तु राजनीति विज्ञान को साध्यों के सीढ़ी क्रम में सबसे निचला स्थान देता है। और चौथा है, अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च। तो ये तो कहता ही है, मास्टर साइंस तो कहता ही है। 4 रहेगा। अब इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल है, सही नहीं है हमें बताना। तो ये तो ऑप्शन सही में आ जाएगा। फिर है, अरस्तु राजनीति विज्ञान एवं तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता है। बिल्कुल हमें ये राजनीति विज्ञान का और तुलनात्मक राजनीति का भी प्रणेता है, हमने पढ़ रखा है। अरस्तु राजनीतिक तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे। तो जहां पर 2 है उसको आप काट दो, जहां पर 4 है उसको काट दो, तो आपका ऑप्शन आंसर अपने आप आ जाता है। 1 और 3 गलत है। तो प्रथम दार्शनिक प्रणेता कौन है? राजनीतिक प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन है? प्लेटो, याद रखिएगा। और तीसरा है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान को साध्यों के सीढ़ी क्रम में सबसे निचला स्थान देता है। नहीं, सबसे ऊंचा स्थान देता है, मास्टर साइंस कहता है ना ये बात। अरस्तु को स्व उद्देशात्मक अध्ययन थियोलॉजिकल मेथड पद्धति में गति व परिणाम के कारणों का सही क्रम बताना है हमें। तो आई थिंक इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो इसमें जो दोस्तों सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। इसमें सही क्रम में पहला जो इसमें ऑप्शन था आपका फाइनल कॉज, यानी अंतिम कारक, फाइनल कॉज। फिर है मटेरियल कॉज, जिसे हम उपादान या भौतिक कारण कहते हैं, मटेरियल कॉज। थर्ड में है फॉर्मल कॉज, फॉर्मल कॉज। और फोर्थ में है आपका एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज। अब इसको हमें सही क्रम में लगाना है, ये याद रखिएगा। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बताना है। तो आपको जैसे पता होगा फाइनल कॉज है तो फाइनल तो लास्ट ही में आएगा, तो ए होना चाहिए। पहले इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो चौथे नंबर पे ए होगा, है ना। पहले में क्या आता है? पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा मटेरियल कॉज, है ना। दूसरे में क्या आएगा? इफिशिएंट कॉज। तीसरे में क्या आएगा? फॉर्मल कॉज। और फिर आएगा फाइनल कॉज। सबसे पहले मान लो अगर आपको एक घड़ी बनानी, ठीक है ना, तो घड़ी का पहले आपको क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, है ना, उसके जो उपकरण रहते हैं वो चाहिए। फिर फॉर्मल कॉज, आप उसकी रूपरेखा बनाएंगे कि किस प्रकार उसको आखिर में बनाना है ना, कैसी घड़ी रहेगी, चैन वाली रहेगी कि पट्टे वाली रहेगी। तो उसमें आप ये सोचेंगे। इफिशिएंट कॉज में आप उसको आपने सोच लिया, अब उसको सही रूप देने का प्रयास करते हैं, उसको अपने हिसाब से गढ़ते हैं। और फाइनल काज में जो घड़ी है वो अंतिम रूप से बन के आपके समक्ष आ जाती है। तो ये है आपका पूरा चारों कॉज। तो पहले मटेरियल कॉज आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर एफिशिएंट कॉज आएगा, फिर
फॉर्मल कॉज आएगा, फिर फाइनल कॉज आएगा। अब है समय की दृष्टि से परिवार पहले है, पर मनोवैज्ञानिक यानी प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु के इस कथन का अर्थ है कि राज्य सावयवी है, ऑर्गेनिक है ना, राज्य ऑर्गेनिक है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर होता है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे ही राज्य को अगर हम एक देह माने, एक शरीर माने, तो व्यक्ति उसके अंग हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें भी सही होगा, सावयवी। अरस्तु की पॉलिटिक्स में वर्णित विचारों से मेल क्या नहीं खाता है? स्वर्णिम मध्यमान कन्या दिखाता है, दास्ता समाज प्रदत्त है, इसको देखना पड़ेगा। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से ज्यादा उपयुक्त है, तो विधि का शासन ये बताता है। सामूहिक बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति के शासन जो कि फिलोसफर किंग की बात है, प्लेटो की, उसको नकारता है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। तो यही है। इसमें नागरिकता एक विशेष वर्ग का विशेष अधिकार है जो सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। तो विधि का शासन व्यक्ति का शासन ज्यादा उपयुक्त है, ये भी सही है, ये भी सही है। दास्ता समाज प्रदत्त नहीं है, समाज प्रदत्त नहीं, बल्कि दास्ता क्या है, ये नेचुरल है, दास्ता नेचुरल। 27 नंबर में क्या आएगा? सही ऑप्शन बी होगा, बी इसका सही ऑप्शन होगा। अरस्तु के बारे में राज्य के बारे में अरस्तु से संबंधित जो कथन है वो कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है तथा सद जीवन के लिए बना रहता है। द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, तो ये सही है। राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संगठन है जो अन्य पर निर्भर नहीं है। ठीक है, हमने व्यक्ति बनाया, व्यक्ति के बाद हमने परिवार बनाया, परिवार के बाद हमने गांव बनाए, लेकिन ये जो क्रम है ये क्यों चलता गया? क्योंकि इसमें संपूर्णता नहीं थी। लेकिन जब हम राज्य तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर संपूर्णता आ जाती है, राज्य पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, तो ये भी सही होना चाहिए। राज्य क्रमशः परिवारों एवं ग्रामों के सम्मिलन से बना है, परिवारों एवं ग्रामों के सम्मिलन से बना है। इसको देखते हैं। राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है तथा नागरिकों के चरित्र से साम्यता रखता है। ये कथन बेसिकली किसका है? ये कथन है प्लेटो का, ना कि अरस्तु का। तो 28वें नंबर में डी ऑप्शन गलत है और हमारा ये सही आंसर भी होगा। तो राज्य क्रमशः परिवारों एवं ग्रामों से मिलकर बना है, तो हमने बताया है, फैमिली ऑफ फैमिली है ये राज्य, है ना। अब अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों के चक्रीय सिद्धांत में अभिजात अरिस्टोक्रेसी का निकृष्ट रूप क्या है? अरिस्टोक्रेसी जब डिग्रेड हो जाती है तो हमने देखा है क्या बन जाती है? ओलिगार्की बन जाती है, ओलिगार्की बन जाती है। प्लेटो और अरस्तु में किन मुद्दों पर विचार भिन्नता थी? राज्य सावयवी एवं नैतिक संस्था है, इसमें कोई नहीं था। दोनों राज्य को ऑर्गेनिक और नेचुरल संस्थान मानते थे, नेचुरल और मोरल इंस्टीट्यूशन मानते थे। स्त्री एवं संपत्ति के साम्यवाद पर तो प्लेटो इसका समर्थन करता है, लेकिन क्या अरिस्टोटल करता है? अरिस्टोटल इसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, 2 ऑप्शन हम हटा देंगे। इसमें दोस्तों ऑप्शन ही मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, इसमें भिन्नता पूछा है, किन किन चीजों में भिन्नता है ना, तो पहली जो भिन्नता है वो दूसरे में है ना। स्त्री पुरुष समानता पर भिन्नता है, तो इसमें भी भिन्नता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी आई थिंक भिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, हाँ इसमें भिन्नता नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो प्लेटो है वो फिलोसफर किंग से रूल्ड आइडियल स्टेट को बेस्ट मानता है पहली नजर में, दूसरी नजर में लॉज में रूल ऑफ लॉ की बात करता है। फिर जो अरस्तु है वो पॉलिटी की बात करता है, मिडिल क्लास के रूल की बात करता है। लेकिन दोनों ने डेमोक्रेसी के रूल की बात नहीं की है ना। प्लेटो ने भी अपना जो संविधान का चक्रीय सिद्धांत दिया है उसमें पॉलिटी जब भ्रष्ट हो जाती है तो डेमोक्रेसी में पहुंच जाती है। तो दोनों का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर विश्वास नहीं था। तो ये 2 और 3 इसमें सही होंगे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार एक राज्य की नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है। एक राज्य के लिए आवश्यक नहीं है क्या नागरिकता के लिए? अरस्तु कुछ शर्तें बताता है। हर किसी को नागरिकता उपलब्ध नहीं होगी। हमने देखा है कि वो स्त्रियों को, दासों को, है ना, जो शिल्पी हैं उनको, और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको नागरिकता से वंचित कर देता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के पास रीजनिंग नहीं होती है ना, दासों के पास स्वयं का नॉलेज नहीं होता है ना,
या स्त्रियों के पास एक और कारण है कि वो चूल्हे चौके में ही बिजी रहती हैं, दासों के पास रीजनिंग नहीं होती है, अपना दिमाग नहीं होता स्वयं का, ना। बुजुर्गों के पास भी उतना ज़्यादा क्षमता नहीं होती कि वो एक प्रकार से एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिक्स में। वैसे ही बच्चे हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं पॉलिटिक्स में, ना उनको तो समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो ये है। तो अब हम इस प्रश्न में हमें देखना है कि अरस्तू के अनुसार एक राज्य की नागरिकता के लिए आवश्यक क्या नहीं है। तो अवकाश ये आवश्यक बताया है उसने, तार्किक विवेक होना चाहिए, मूल निवास इसको देखते हैं आगे, विधिक या न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी ये तो होनी ही चाहिए। तो मूल निवास ये गलत ऑप्शन है, मूल निवास की ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32वां असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो असर्शन है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति का पूर्ण विकास राजनीतिक क्रिया में ही संभव है, जो कि आर्थिक क्रिया से भिन्न है। कारण क्या है इसका? अरस्तु के अनुसार जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं, तो निश्चित ही उन स्वाभाविक संस्थाओं का विकास विकसित रूप भी स्वाभाविक ही होगा। तो हम इन्हें पहले तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, आर्य की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में सही है और आर्य की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, ना एक दूसरे इंडिविजुअली सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है कहीं से कहीं पर। तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन कहता है कि अरस्तु के वर्गीकरण में हमें केवल लौकिक राज्य का ही वर्णन मिलता है, पारलौकिक का नहीं? ये कौन कहता है? ये बेसिकली ब्लंट्सली ऐसा कहता है कि अरस्तु के वर्गीकरण में हमें केवल लौकिक राज्य का ही वर्णन मिलता है, पारलौकिक राज्य का नहीं। निम्नलिखित में से अरस्तु के अनुसार कौन नागरिक बनने योग्य नहीं है? तो मैंने बताया है, दास नहीं है, स्त्रियां नहीं है, शिल्पी नहीं है ना, ये नहीं है। 1 2 4 है कहीं। हमेशा ऐसी चीज़ों से स्टार्ट किया करिए जो आपको एग्जैक्ट पता हो। जैसे मुझे अभी इतने 3 एग्जैक्ट याद आ रहे हैं, तो मैं अभी देखूंगा कि 1 2 4 विकल्प है कहीं पर कि नहीं। 1 2 4 है, 3 जगह क्लैश हो रहा है, 3 जगह क्लैश हो रहा है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हमने एक ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया, तो अब 33% संभावना बढ़ गई कि हम सही आंसर करेंगे, है ना। अब देखिए, योद्धा, प्रशासक, कृषक, इसमें अब किसको शामिल करेंगे? तो इसमें जो कृषक भी इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना। कृषक जैसे शिल्पी वर्ग है, कृषक वर्ग है, ये भी नागरिक बनने के योग्य नहीं। तो 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 है ना, इसमें है, इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4 ही होगा, है ना। योद्धा और प्रशासक, प्रशासक तो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, तो ये तो नागरिक बनने योग्य रहेगा ही, है ना। और योद्धा भी नागरिक बनने के योग्य है। किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? ये स्टेटमेंट दोस्तों ब्लंट्सली का ही है। अब है 36वां क्वेश्चन, अरस्तु ने यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु बोलता है। तो इसमें से कौन सा आशय या उसके पीछे क्या भावार्थ नहीं रहा होगा, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीतिक एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो इसमें डिफेक्टिव कौन सा लग रहा है स्टेटमेंट? ये लग रहा है, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद। बाकी सभी जो कथन है वो सही। अब है अरस्तु द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है आपको। पहला है, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर था। बिल्कुल था, 1 लोग रहेंगे या फ्यू लोग रहेंगे या मेनी है, तो ये संख्या के आधार पर था। पहला स्टेटमेंट सही, यानी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस आधार पर किया गया कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, तो वही बात है कि वो
स्वहित में रूल कर रहे हैं या दूसरों के हित में रूल कर रहे हैं, ये भी था। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक साझे हित में शासन करती है। और देखते हैं आगे। और चौथा ऑप्शन है सरकार संपूर्ण समुदाय के साझे हित के प्रति असंवेदनशील होती है। तो ये ऑप्शन कैसा लग रहा है? थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, हम उसको जट कर देते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा। तब निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है पूछा। राज्य की जैविक अवधारणा, ये तो सही है, तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ से काट सकते हैं। सक्रिय और सामुदायिक सहयोग पर आधारित व्यवस्था, हाँ सक्रिय रहेंगे आप, एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे और सामुदायिक सहयोग पर रहेगा। राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व है, राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व। और चौथा ऑप्शन है आपका व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं। तो इसमें हमको सही आंसर को चुनाव करना है 39 में। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच में कोई विरोध नहीं है। ग्रीक थिंकर तो यही मानते हैं। तो ये भी है, राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व है। तो व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं की जाती, केवल राज्य के अधिकारों की बात की जाती, लोगों के तो कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर से असर्शन व रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। असर्शन क्या है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। फिर से पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। कारण क्या बताता है इसका कि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के अयोग्य होता है। हमें नहीं बताना है कौन सा आंसर सही है, क्या दोनों सही हैं और क्या आर्य की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो संवैधानिक शासक है उसकी अपनी प्रजाजनों पर जो सत्ता होती है वो दास पर स्वामी की जो सत्ता होती है उससे भिन्न होती है। द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेटमैन, या जो गवर्नमेंट है उससे, है ना। क्यों? क्योंकि जो दास होते हैं उन पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता है, वो स्वामी की ही संपत्ति होते हैं। लेकिन नागरिकों के साथ ऐसा नहीं, नागरिक किसी के एक प्रकार से सब्जेक्ट नहीं होते हैं या संपत्ति नहीं होते हैं सरकार के, राज्य के। तो ये एक डिफरेंस है। फिर जो इसका कारण क्या है कि जैसे ऊपर वाला अगर असर्शन है तो जैसे रीजनिंग दी गई है कि दास जन्म से ही निम्न और स्वयं शासन करने के योग्य नहीं है, तो वो स्वामियों के अधीन रहे, लेकिन व्यक्ति स्वयं शासन करने योग्य है। सामूहिक बुद्धिमत्ता पॉलिटी की बात अरस्तु करता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। किसने कहा है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ उपराज्य है? तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, हमने देखा भी है। इसका आंसर सेवाइन होगा। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। क्रांति क्यों होती है? इनइक्वालिटी के कारण। इनइक्वालिटी के कारण समाज में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है तो क्रांतियां हो जाती हैं। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अब हमें सूची 1 को सूची 2 के मिलाना है, तो हमने अभी क्रम से लगाया था। पहला कौन लगाया था? सबसे लास्ट में तो फाइनल कॉज आया था। सबसे पहले कौन था? मटेरियल कॉज था। फिर कौन सा था? इफिशिएंट कॉज था। फिर फॉर्मल कॉज था। तो ये 4 हमने बताए थे। अब इनको देखना है। तो मटेरियल कॉज से रिलेटेड, हाँ वही पदार्थ इससे वह बना है। औपचारिक कारण फॉर्मल कॉज, वस्तु का सार या आकार। अंतिम में फाइनल कॉज वह उद्देश्य इसकी और गतिविधि लक्षित है, गति का कारण या गति। हमें इसमें सही आंसर मिलाना है ना। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो एफिशिएंट कॉज है इसको हम, तो इसमें सभी लगे हुए हैं, ए का 4 होगा, यानी कि जो निमित्त जो एफिशिएंट कॉज है इसका मतलब क्या है? गति का कारण या गति, है ना। फिर है फाइनल कॉज वह उद्देश्य जिसकी और गति विधि लक्षित है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक मूर्ति बनानी है तो फाइनल कॉज क्या होगा? फाइनल कॉज वो होगा जब मूर्ति बन जाएगी, तो हमारी गतिविधि जिस ओर लक्षित है, मूर्ति बनाने की ओर लक्षित है ना, तो वो फाइनल कॉज हो जाएगा। फिर मूर्ति का मटेरियल
वह पदार्थ जिससे मूर्ति बनी हुई है तो मटेरियल कॉज हो जाएगा। और फॉर्मल कॉज क्या है? वस्तु का सार या आकार। विसेंट कॉज क्या है? गति का कारण या गति। तो इसमें 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन सही होगा। अरस्तू के अनुसार प्रतिशोधात्मक न्याय किया जाना चाहिए रेखागणितीय आधार पर, अंकगणितीय आधार पर, आवश्यकता के आधार पर या योग्यता के आधार पर। तो ये कैसे किया जाना चाहिए प्रतिशोधात्मक न्याय? ये दोस्तों अंकगणितीय आधार पर किया जाना चाहिए। अगर आप किसी ने एक हाथ काटा है तो उसका भी एक हाथ काट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने आपका एक हाथ काटा है तो आप उसका मर्डर ही कर दो, ऐसा, या उसका फांसी दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अंकगणितीय आधार पर होना चाहिए। रेखा गणितीय में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अरस्तू की युक्ति है राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, स्टेट इज प्रायर टू मैन। तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिक क्रम में राज्य की पूर्ववर्तीता, मनुष्य का राज्य में अस्तित्व, व्यक्ति और राज्य का अभिन्न एकता एवं प्रयोजनवादी दृष्टिकोण, एक आनुवंशिक दोष। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी होगा। व्यक्ति और राज्य का अभिन्न एकता, व्यक्ति एवं राज्य की अभिन्न एकता एवं प्रयोजनवादी दृष्टिकोण। व्यक्ति एवं राज्य एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। वही हमने जो बताया था कि पहले होल होता है, पहले संपूर्ण होता है, पहले शरीर होता है, फिर उसके अंग आते हैं। पहले राज्य आएगा, फिर उसके जो अंग हैं, व्यक्ति हैं, वो आएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है सही कथन नहीं है ये बताना है। तो अरस्तू की शिक्षण संस्था लिथियम थी, ये तो सही है। अरस्तू की जो कृति है निकोमेकियन एथिक्स में, निकोमेकियन तत्कालीन एथेंस का शासक था। और तीसरा ऑप्शन है अरस्तू ने 158 संविधानों की तुलना कर तुलनात्मक राजनीति की नींव रखी थी, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन इसमें रह गया है, लेकिन ऑप्शन तीनों में से अगर बताना हो तो आप क्या बताएंगे, इसमें क्या असत्य है? इसमें दोस्तों बी नंबर असत्य है। जो निकोमेकियन एथिक्स है वो निकोमेकियन एथिक्स तत्कालीन एथेंस का राजा नहीं था, शासक नहीं था, बल्कि ये अरस्तू है उसका पुत्र था, और पुत्र के पर ही इसने पुस्तक लिखी थी। तो ये अरस्तू ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में किस प्रकार की प्रभुसत्ता का समर्थन किया है? आपके ऑप्शन है सामूहिक निर्णय बुद्धि की संप्रभुता, तर्क बुद्धि तथा विवेक की संप्रभुता, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, प्रबुद्ध अधिनायकवाद। प्रबुद्ध अधिनायकवाद तो किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद ये मार्क्स का है। दोनों ऑप्शन तो हट गए। तर्क बुद्धि एवं विवेक की संप्रभुता, सामूहिक निर्णय बुद्धि, ये उसमें होना चाहिए। 47वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? सामूहिक बुद्धि, यानी वो एक व्यक्ति की बुद्धि से अच्छा मानता है सामूहिक बुद्धि को। तो फिलोसोफर किंग की बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? जो सामूहिक निर्णय लिए गए हैं उनकी बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, या किसने कहा कि जैसे ब्रूट्स सीजर से कम प्यार नहीं करता परंतु रोम को अधिक प्यार करता है, उसी प्रकार अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है परंतु सत्य उसे सबसे अधिक प्यारा है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल डोरा का है। बिल डोरा का है। बिल डोरा का। किस विचारक ने यह माना है कि अरस्तु का सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा है? मैकइंटायर ने भी लिखा है, शिकायत के साथ उसने पदार्थ व आकार, सार व अस्तित्व संबंधी अरस्तुवादी ज्ञान शास्त्र को अस्वीकार कर दिया। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, इसकी जो आलोचना है वो कौन करता है? ये हॉब्स करता है। हॉब्स इसकी आलोचना करता है वैज्ञानिक अनुसंधान की, अरस्तु के। तो हॉब्स होगा इसमें। इस विचारक ने लिखा कि प्लेटो कांटेदार जंगली चूहा और अरस्तु लोमड़ी है। तो ये इजाया बर्लिन ने अपनी उनकी एक पुस्तक थी उसमें ये लिखा था। तो ये इजाया बर्लिन का है। फॉक्स एंड हेडॉग्स करके एक पुस्तक थी उसमें लिखा था, किसने? इजाया बर्लिन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो व अरस्तु में किस राजनीतिक मुद्दे पर साम्यता पूर्ण विचार है, यानी दोनों की कौन से विचार पर एक मत है? दोनों व्यक्ति के शासन पर नहीं, अरस्तु नहीं मानेगा। कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेटिक शासन पर नहीं, मोनार्की मानते हैं। ये प्लेटो तो फिलोसोफर किंग मानेगा और जो अरस्तु है पॉलिटी मानेगा, तो ये तो गलत है। कानून के शासन पर, संपत्तिवान के शासन पर, संपत्तिवान के शासन पर संपत्ति का वो और परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, लेकिन कानून के शासन पर अंतिम में हम देखते हैं कि द लॉस पुस्तक लिखी और वहां पर फिर वो आगे बढ़ता है। तो खैर इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, द लास्ट पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बी होना चाहिए। कुलीन तंत्र के शासन पर दोनों एक मत है। इसको आप
अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा। कानून के शासन पर क्यों नहीं है एक बार, क्योंकि जो मेन पुस्तक है प्लेटो की कौन सी है, रिपब्लिक है, और रिपब्लिक में तो वो फिलोसोफर किंग की बात करता है। तो द लॉज जिसमें उसने मैग्नीशिया में आदर्श राज की चर्चा की हो, तो उसका सेकंड बेस्ट स्टेट है। लेकिन कुलीन तंत्र के शासन पर दोनों कहीं ना कहीं एकमत है, समतापूर्ण दोनों के विचार हैं। अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई हैं। राजनीति किस श्रेणी में आती है? राजनीति किस श्रेणी में आती है? तो अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई हैं। एक तो थ्योरी, दूसरी है प्रैक्सिस, तीसरी है पोएसिस। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको रोटी खानी, रोटी का जब विचार आपके दिमाग में आया तो वो क्या है? वो है थिंकिंग, थ्योरी। आप सोच रहे हैं कि हमको रोटी खानी, लेकिन जब आप रोटी बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? रोटी मेकिंग हो जाती है, तो वो मेकिंग के प्रोसेस में चल जाती है। लेकिन जब आप एक्चुअली में रोटी खा लेते हैं तो फिर वो क्या है? आपने आपके जो विचार थे, थॉट थे, उसको एक्शन में तब्दील कर दिया। तो राजनीति में क्या होता है? हम अपने थॉट्स को एक्शन में तब्दील करते हैं और पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, है ना, जब हम एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में। तो 52 में इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, डूइंग होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन, है ना। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है टर्निंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी। आप जो अपने विचार हैं उनको रियलिटी में तब्दील करें। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों से साम्यता नहीं रखने वाला वाक्यांश है। पहला है, राज्य सुविचारित आविष्कार है, राज्य प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है, राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था है। तो राज्य आविष्कारित नहीं है। ये तो आगे चल के जब थिंकर्स आएंगे, अदर्स थिंकर, तो वो इस चीज के बारे में बात करेंगे। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है का तात्पर्य क्या नहीं है? ऐतिहासिक कालक्रम में तो मानव पहले है, परंतु कारणता व तार्किक दृष्टि से राज्य पहले है, सही है। संपूर्ण अंश से पूर्व आता है, सही है। राज्य आत्मनिर्भर व पूर्ण संस्था है, अतः वह अपूर्ण मानव से पूर्व आता है। और चौथा ऑप्शन है, मानव का हित सर्वोच्च साध्य है, अतः राज्य साधन के रूप में पूर्ववर्ती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, उसमें ये डी होगा, इसमें आपका सही ऑप्शन। मानव का हित सर्वोच्च नहीं है, जबकि बल्कि राज्य का हित सर्वोच्च है, फॉर प्लेटो एंड अरस्तु, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के राज्य में नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो नागरिकता के लिए जन्म व कानूनी हैसियत कहीं से कहीं तक आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के विवरणात्मक न्याय की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पद, सम्मान, धन व संपदा का वितरण किया जाता है, बिल्कुल। इसमें योग्यता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाता है, ये नहीं है। ये तो मार्क्स में होता है ना, मार्क्सिज्म में होता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, अरस्तु ने पॉलिटी को क्या कहा है? तो अरस्तु ने पॉलिटी को गोल्डन स्टेट कहा है, कि सेव स्टेट कहा है, कि पिग स्टेट कहा है, कि व्यक्तिगत स्टेट का। इसने इसे क्या कहा है? सेव स्टेट कहा है। क्योंकि इससे हम जो इनइक्वालिटी से होने वाली क्रांति है उसको रोक सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो पॉलिटी क्या है? सेव स्टेट है, क्योंकि मिडिल क्लास का रूल है। अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का चक्र, थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज का तात्पर्य है शासन व्यवस्था का अस्थायित्व, आत्म परिवर्तन का सिद्धांत, निश्चित संविधान की अनिवार्यता, इतिहास की चेतन गति। इसका क्या तात्पर्य? तो इसका जो सही अर्थ है दोस्तों, शासन व्यवस्था का अस्थायित्व, शासन व्यवस्था स्थिर नहीं होती है। पॉलिटी है तो डेमोक्रेसी आएगी, मोनार्की है तो टायरनी में बदल जाएगी, एरिस्टोक्रेसी है तो ओलिगार्की में बदल जाएगी। तो ये इसका अर्थ ये होगा। अब है, राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है? तर्क बुद्धि, प्लेटो की बात करता है, अरस्तु भी इसकी बात ही करेगा। इतिहास की जानकारी, दूरदर्शिता, संपत्ति। संपत्ति भी होनी चाहिए, तभी तो आप पॉलिटिक्स में जा पाएंगे। तो संपत्ति भी एक इसमें एस्पेक्ट होना चाहिए। दूरदर्शिता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इतिहास की जानकारी से कोई विशेष मतलब नहीं। तो ये अब हमें असर्शन एवं रीजनिंग देखना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गए है। मैं आपको असर्शन और रीजनिंग के जो तथ्य हैं उनको लिख के बता देता हूँ, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली असर्शन में क्या लिखा गया है कि एक रूढ़िवादी होने के नाते अरस्तु क्रांति के विरुद्ध था, जबकि एक अमूल परिवर्तनवादी होने के नाते मार्क्स क्रांति का प्रबल समर्थक था। कुल मिला के अरस्तु क्रांति का विरोधी था, क्यों? क्योंकि ये स्टेटस कोइस्ट थिंकर था, रूढ़िवादी थिंकर था, जबकि जो मार्क्स था ये क्रांति का
समर्थक था। क्यों? क्योंकि वो रेडिकल थिंकर था, परिवर्तनवादी थिंकर था। इसकी रीजनिंग क्या दी गई है कि अरस्तु स्वयं विषमता का समर्थक था, अतः उसने ऐसे उपायों पर बल दिया जिनसे लोग असमानता की मांग न उठाएं और क्रांति की चिंगारी प्रज्वलित न हो पाए, जबकि मार्क्स मजदूरों में चेतना जागृत कर क्रांति करवाना चाहता था। तो वही बात है कि अरस्तु क्रांति को रोकने का प्रयास करता है, क्रांति किस प्रकार से ना हो, जबकि मार्क्स उनके अंदर चेतना जगा के क्रांति करवाने की प्रयास करता है, क्रांति करवाने का प्रयास करता है। तो अब आपको इसमें सही जो आंसर है उसका चुनाव करना है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट में तारतम्यता दिख रही होगी, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं और दोनों और आर की व्याख्या कर रहा है ना। जब पीडीएफ आएगा तो इसमें मैं इसको सुधार दूंगा, है ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब है 61वां क्वेश्चन, किसने कहा कि अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान अनुभवजन्य, वर्णनात्मक व नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र है? ये किसने कहा? तो ये कहा है जीएच सेवाइन ने। फिर से अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। इसमें आपका जो असर्शन है वो क्या है कि केनी नामक विचारक ने आरोप लगाया है कि द पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई बेमेल रचना है। पॉलिटिक्स, केनी करके एक थिंकर है, केनी करके एक थिंकर है, और उसने आरोप लगाया है कि पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई बेमेल रचना है, पिछड़ी हुई बेमेल रचना है, बेमेल रचना है। इसका रीजन क्या बताया गया है कि अरस्तु तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति उदासीन थे, अरस्तु तात्कालिक राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति उदासीन थे। उनका सिकंदर जब एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, लेकिन वे अब भी नगर राज्य को ही आदर्श मान रहे थे। तो कहाँ सिकंदर जो कि साम्राज्य निर्माण कर रहा था, साम्राज्य निर्माण कर रहा था, और अरस्तु क्या कर रहे थे? अरस्तु नगर राज्य की बात कर रहे थे, नगर राज्य की बात कर रहे थे। तो इसमें आप अब आपको सही ऑप्शन इसमें बताना है, तो इसमें भी बी होगा, बी होगा। आर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है 63वां क्वेश्चन है, अरस्तु किसके आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अर्पित था? तो ये प्लेटो से प्रभावित, हमने देखा भी था कि प्लेटो की जो पुस्तक थी स्टेट्समैन, जो क्लासिफिकेशन प्लेटो ने किया था उसी को आगे बढ़ाया था पॉलिटिक्स में, किसने? अरस्तु ने। तो ये अरस्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित था, प्लेटो से प्रभावित था। साथ ही साथ दोस्तों प्लेटो के साथ साथ फेलिबस, हिपोडेमस और प्लेटो तीनों से ये प्रभावित था। तो इसमें सही ऑप्शन डी होना चाहिए, ये भी याद रखिए, इसमें सही ऑप्शन डी होगा। अब है दास्ता पर अरस्तु के विचार, दास्ता पर अरस्तु के विचारों की हमको चर्चा करनी है। 64वां क्वेश्चन है, इसमें 4 विचार दिए हैं उसने, सॉरी 3 विचार दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, दास्ता स्वामी के लिए अवकाश सृजन करती है, दास्ता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है, दास्ता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है ना। दास्ता रहेगी, कोई व्यक्ति अगर दास है आपके पास ना, आप उसके मास्टर हैं, तो आपके पास अवकाश रहेगा, घरेलू काम से आप कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे, ये बात भी है, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ले पाएंगे। फिर है दास्ता एक सजीव यंत्र है, दास्ता एक सजीव यंत्र है, दास सजीव ही होता है। फिर है दास उत्पादन का यंत्र है, उत्पादन का यंत्र। अब हमें तीनों स्टेटमेंट को देखना है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा, 1 और 2 सही है। दास्ता या दास, दास ये उत्पादन का नहीं, बल्कि उत्पादन का यंत्र नहीं है, बल्कि ये कार्य का यंत्र है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य की पहचान समूहों के समुदाय के रूप में की है? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये अरस्तु ने किया था। अरस्तु के अनुसार नागरिकता के
आधार पर सही समूह है। नागरिकता का आधार क्या क्या होना चाहिए अरस्तु के अनुसार? मूल निवास तो नहीं है। आयु अवकाश तो सही है, लेकिन आयु और धर्म ये सब नहीं है। प्रजाति, धर्म, लिंग ये भी नहीं है। अवकाश, भूमि, संपत्ति और लिंग, यानी ये पुरुष को ही नागरिकता का अधिकार मिलेगा। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे में कौन सा वर्ग गोल्डन मीन निर्मित करता है? कौन सा वर्ग करता है? मिडिल क्लास। कौन सा वर्ग करता है? मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि ये ना तो ज्यादा गरीब होते हैं और ना ज्यादा अमीर होते हैं। जितनी ज्यादा मिडिल क्लास में लोग रहेंगे उतनी ज्यादा स्थिरता रहेगी। फिर से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्शन है, अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। रीजन क्या है? प्लेटो की आदर्शवाद की आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प होगा। तो इसमें दोनों ही कथन दोस्तों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो हमने देखा है कौन है, हॉब्स। ये अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। जो कानून को शासन करने देता है वह ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है। रूल ऑफ लॉ की बात कौन करता है? अरस्तु करता है। महिलाओं पर अरस्तु के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विकल्प चुनना है हमें। पहला जो कथन है, पुरुष की अच्छाई निरपेक्ष रूप से अच्छी है, महिला की अपेक्षिक है। दूसरा है, महिलाएं घर के निजी दायरे तक ही सीमित है, तो वो पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर में महिलाओं को केवल प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रखने की बात करता है। तीसरा ऑप्शन है, राजनीतिक जीवन में भागीदारी के लिए महिलाओं के पास आवश्यक संपत्ति और अवकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि घरों के कामों में बिजी रहती हैं, तो उनके पास संपत्ति का अधिकार तो उनको देता ही नहीं है अरस्तु, तो ये है। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तीनों ऑप्शन इसमें सही। अरस्तु के न्याय और समानता संबंधी कथन पर हमें सही विकल्प देखना है। न्याय सभी के लिए नहीं बल्कि केवल समान लोगों के लिए है। दूसरा है, असमानता सभी के लिए नहीं केवल असमान लोगों के लिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के पोलिस के सिद्धांत को, पोलिस यानी वही नगर राज्य वाला जो सिस्टम था, में सही कथन चुनना है। पहला है, पुलिस नैतिकता की आर्थिक पूर्व अपेक्षाएं प्रदान करता है। दूसरा है, पुलिस शैक्षणिक स्थितियां प्रदान करता है जिन पर नैतिक गुणों का परिमार्जन निर्भर करता है। तीसरा है, पुलिस हमारी नैतिक सुख के लिए सामाजिक पूर्व शर्तें प्रदान करती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला रहना हमारे स्वभाव में नहीं है। तो अरस्तु बोलता है भैया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसे समूह में रहना पसंद रहता है, समाज बनाना अच्छा लगता है। तो ये अब इसमें जो सही विकल्प होगा, इसमें तीनों ही जो कथन है वो सही है। 73 में डी सही विकल्प होगा। फिर 74वां क्वेश्चन है, अरस्तु के दर्शन में विवरणात्मक न्याय का आशय क्या है? तो विवरणात्मक न्याय का आशय क्या है? राजनीतिक समानता, अनुपातिक समानता, अंकगणितीय समानता या प्राकृतिक समानता। तो विवरणात्मक न्याय में जो दर्शन है अरस्तु का विवरणात्मक न्याय का, उसका आशय क्या है? अनुपातिक समानता, अनुपातिक समानता। किसने कहा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है? तो ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका अर्थ क्या है? राज्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका अर्थ क्या है? कि राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक व्यक्ति जब स्वयं होता है तो वो अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो वो परिवार बनाता है, लेकिन परिवार उसकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। इसके बाद वो कस्बा बनाता है ना, ग्राम बनाता है, लेकिन वो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। लेकिन जैसे ही राज्य का निर्माण हो जाता है तो राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
17वां जो क्वेश्चन है कि अरस्तु ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होगा और वह आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाएंगे। तो अगर असमानता होगी, इनइक्वालिटी होगी, तो लोगों के अंदर रोष व्याप्त होगा और अगर लोगों के अंदर रोष व्याप्त होगा तो वो किससे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो वो डेमोगॉग से, ने हम जनोत्तेजक नेता कह सकते हैं, से वो ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे नेता जो अच्छे अच्छे भाषण देने में या जो विषमता है उसे और ज्यादा तीव्र करने में माहिर होंगे, उनसे लोग प्रभावित हो जाएंगे। अरस्तु का जो विशिष्ट न्याय का सिद्धांत है ये किससे प्रभावित है? अरस्तु का जो विशिष्ट न्याय का सिद्धांत है ये पाइथागोरस से प्रभावित है। अरस्तु का विशिष्ट न्याय का सिद्धांत पाइथागोरस से प्रभावित है। फिर है अरस्तु ने निम्नलिखित में से किस वास्तविक एक्चुअल संविधान का व्यवहार में अध्ययन नहीं किया था? किस संविधान का, है ना? हमको पता है कि अरस्तु ने 158 प्रकार के संविधान का अध्ययन किया, लेकिन कौन से संविधान का उसने अध्ययन नहीं किया था? तो अरस्तु ने अथेनियन संविधान का अध्ययन नहीं किया था। फिर से असर्शन एवं रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। असर्शन है कि सामाजिक मतभेद, सोशल डिफरेंसेस, हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। कारण क्या है कि सामाजिक जो विभाजन है या सामाजिक जो अंतर है, सोशल डिफरेंस से बचने के लिए समरूप समाज वांछनीय है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी कथन में केवल, हमेशा ऐसे शब्द आ जाते हैं तो 99% चांस है कि वो गलत ही होगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया था कि सोशल डिफरेंस हमेशा सामाजिक विभाजन कारण बनते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है, सोशल डिफरेंस हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनते हैं। कभी कभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, तो हमेशा ही सोशल डिवीजन का कारण बनेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। सामाजिक अंतर से बचने के लिए समरूप समाज वांछनीय है। सोशल डिफरेंस से बचने के लिए हेट्रोजेनस समाज चाहिए, ना कि समरूप समाज चाहिए। भारत की सोसाइटी कैसी है? हेट्रोजेनस है। सभी के आस्थाओं के, सभी के नियमों के, सभी के धर्म, जाति, संप्रदाय के, सभी के जो चीजें हैं उनको सम्मान किया जाता है। तो सोशल डिफरेंस से बचने के लिए समरूप समाज नहीं, हेट्रोजेनस समाज, विषम रूपी समाज की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोनों ही कथन इसमें, कथन कारण दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। फिर है अरस्तु ने सार्वजनिक हित का सिद्धांत अरस्तु के जो सार्वजनिक हित का सिद्धांत है ये किस धारणा पर आधारित है? तो ये रचनात्मक न्याय पर आधारित। अब तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही कथन को चुनना है। पहला है तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन। तो उसने 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया था। राजनीति के एक अनुभवी विज्ञान का विकास करना, तो हाँ, वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाता था। हमने देखता भी है कि वो इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करता है ना, जो कि मोर साइंटिफिक है, जो कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना, ये प्लेटो की धारणा थी, अरस्तु की नहीं थी। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, तो वो प्रैक्टिस पर भरोसा करता था, है ना। जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम प्रैक्टिकल में बदल पाए, ये उसकी बात करता था। खैर, इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों बी होगा। इसमें 1 और 2 कथन सही होंगे। तीसरा, ये प्लेटो की बात थी। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो विकल्प है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम इसको, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हमको आंसर में मोस्ट एक्यूरेट चीज़ों के साथ जाना पड़ता है। तो मोस्ट एक्यूरेट 1 और 2 ही है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का। अरस्तु के समानता से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें। कमजोर असमानता है तो गुट का निर्माण करते हैं। दूसरा है गुट के निचले स्तर पर हम हर जगह असमानता है, गुट के निचले स्तर पर हर जगह असमानता है। गुट मनुष्यों द्वारा समानता का प्रयास करने से उत्पन्न होते हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। तो कमजोर समानता है तो गुट का निर्माण करते हैं, सही है। गुट के निचले स्तर पर हर जगह असमानता है। गुट मनुष्यों द्वारा समानता का प्रयास करने से उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक दूसरे, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, अलग अलग तरीके से इनको बताया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये प्लेटो का जो डिस्कशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ है कि
इसका आंसर कुछ और हो सकता है, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मेरी तरफ से ये फाइनल रहते हैं, क्योंकि रिसर्च के बाद चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मेरी तरफ से ये फाइनल है। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन है तो आप अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखा भी करिए, है ना, तो आपको ही इसमें फ़ायदा होगा। PDF जब इसकी आएगी तो इसमें मैंने इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दिया है, तो PDF में आप एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।